now today we will discuss topic of bank reconciliation statement. बेसिकली हमारे पास दो टाइप की बुक्स होती हैं। एक तो वो बुक जो हम अपने पास मेंटेन करते हैं, माने हम अपने लेजर मेंटेन करते हैं, तो लेजर में हम क्या बनाते हैं, अपना बैंक अकाउंट, ठीक है। और एक बैंक का हमारा स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, बैंक वाला। तो दो स्टेटमेंट है। आप सपोज कर लीजिए आप किसी पर्टिकुलर डेट को बैंक गए, लाइक सपोज 31 मार्च को आप बैंक गए और वहां से अपना बैंक स्टेटमेंट लेकर आए। तो बैंक स्टेटमेंट में आपने देखा कि जो मेरा बैलेंस है वो 1 लाख रुपीज है, लेकिन जो मेरा अपना जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, जो मैंने लेजर बनाया बैंक अकाउंट, उसके अंदर बैलेंस कुछ और है। माने बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा है 1 लाख का बैलेंस, लेकिन मेरा स्टेटमेंट दिखा रहा है कि मेरे पास 1,25,000 रुपया होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर दोनों बैलेंस आपस में डिफर हो गए। लॉजिकली मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 1,25,000 रुपीज का बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन मेरा बैंक अकाउंट क्या शो कर रहा है, बैलेंस 1 लाख रुपीज। मे बी ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो लॉजिकली मुझे वो डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्या रीजंस हैं कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो जो मेरा बैंक अकाउंट है वो और जो बैंक स्टेटमेंट है वो, उन दोनों के बैलेंस डिफरेंट क्यों शो हो रहे हैं। सो आई नीड टू फाइंड आउट रीजंस। बैंक स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ लेजर, ये लेजर का पार्ट नहीं होता। हमारे जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, बैंक स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ लेजर, ये अलग से बनाया जाता है। जो हम लेजर ऑलरेडी बना चुके हैं उसी को हम आगे फॉरवर्ड करके उसी के बेस पर हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये लेजर नहीं है, जो हम मेंटेन करते हैं अकाउंट उससे अलग है। दिस इज फॉर नोइंग कि भाई वो डिफरेंस क्यों है, उनके डिफरेंस के रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज कंटेंट। पर्पस क्या है, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है ये। द पर्पस ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है ये बताएंगे आपको। डेफिनेशन क्या है इसका, रीजंस फॉर डिफरेंस, रीजंस क्या है, नेचर ऑफ द कैश बुक। कैश बुक मीन्स जो बैंक अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं। ड्राइंग अपन कैसे बनाएंगे इसको, एंड नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। द पर्पज ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्या पर्पज है इसका, ड्यू टू द टाइमिंग डिफरेंस। डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन के डिफरेंस रीजंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब है कि जैसे आज आपने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक स्टेटमेंट में पैसा आने में समय लगता है। तो अगर मैं उन्हीं डेज के बीच में बैंक से अपना स्टेटमेंट लेकर आऊँगा तो वो मेरी बैंक स्टेटमेंट में अप टू डेट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टाइम डिफरेंस। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। मैंने बैंक में सपोज कर लीजिए 30 मार्च को चेक जमा कराया और उसका पैसा मेरे अकाउंट में आएगा सपोज लाइक 2 अप्रैल को, और मैं बैंक 31 मार्च को जाता हूँ स्टेटमेंट लेने के लिए। तो मैं तो ये मान चुका हूँ कि पैसा आ गया, बट एक्चुअल में मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसा प्लस कब होगा, 2 अप्रैल को। तो उस समय के बीच में टाइम डिफरेंस हो गया। माने ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस बैंक स्टेटमेंट में फर्क आता है। ऑमिशन का मतलब है हम कोई एंट्री करना भूल गए। जैसे मैंने बैंक में चेक जमा कराया या बैंक से पैसे विड्रॉल किए और मैंने अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं बनाई। ड्यू टू दिस रीजन मेरा बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का बैलेंस दोनों क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। माने मैं एंट्री करना ही भूल गया, मैं भूल गया, या अनफॉर्चुनेटली बैंक वाले ने मेरी स्टेटमेंट में एंट्री नहीं की। बैंक वाला मिस्टेक करे इसके चांसेस 0.1% भी नहीं है। मैंने बहुत कम रेयर चांस होता है कि बैंक स्टेटमेंट में गलती हो जाए। तो मेरे अकाउंट में रॉन्ग मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एरर का मतलब है कि एंट्री तो डाला बट अमाउंट रॉन्ग डाल दिया, या जो मुझे अपनी कैश बुक में डेबिट करना था वो बाय मिस्टेक क्रेडिट कर दिया, या जो क्रेडिट करना था वो बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया। तो बेसिकली वी हैव 3 रीजंस। पहला कौन सा था, टाइमिंग डिफरेंस।
number 2 omission difference, और number 3 error made by the bank or the firm itself. माने ये मिस्टेक बैंक वाला भी कर सकता है और मैं भी कर सकता हूँ. The balance of the bank statement in the bank account in the cash book rarely agree. अगर ऐसा होता है, कोई भी डिफरेंस आता है, तो क्या होगा? बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट का बैलेंस और मेरी कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? एग्री नहीं हो पाएगा. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन, क्यों बनाते हैं ये? द रीजन फॉर द डिफरेंस एंड टू आइडेंटिफाई एरर. माने रीजंस फाइंड आउट करने के लिए कि डिफरेंस के रीजंस क्या हैं, और उन एरर्स का पता लगाने के लिए या उन ऑमिशंस का पता लगाने के लिए इन बोथ डॉक्यूमेंट्स, जो मेरी बुक में भी हो सकता है और बैंक स्टेटमेंट में हो सकता है. तो उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, सो दैट करेक्शन कैन बी मेड, ताकि मैं क्या कर सकूं? उसके अंदर करेक्शंस कर सकूं. थोड़ा सा इसको, so that corrections can be made. इसमें करेक्शन हो पाए, कैन बी मेड एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जितनी जल्दी आपको मिस्टेक्स का पता चल जाएगा तो आगे आपको इजीली उसको आपको समझने में परेशानी नहीं आएगी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशन ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. ये होता क्या है? What is bank reconciliation? Bank balance as shown in the cash book and the bank statement seldom agree. बहुत कम एग्री होता है. There are various reasons for this. अब हम वन बाय वन वो जो रीजंस और डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से थे? टाइमिंग, अगर मैं इसको बोलूँ तो रीजंस और डिफरेंसेस हमारे पास बहुत सारे थे. लाइक जैसे मैंने आपको बताया, रीजंस ऑफ डिफरेंस के अंदर हमारे पास 3 रीजंस थे. टाइमिंग, डिफरेंस, नंबर 2 omission difference. Sorry, this is not a difference. We have 3 reasons only: timing, omission, and third is called error. तो वो किस टाइप की एंट्रीज हो सकती हैं, कौन कौन से टाइमिंग रीजंस हैं, कौन कौन से ओमिशन रीजंस हैं, कौन कौन से एरर रीजंस हैं, उसको हम वन बाय वन देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास आता है द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट. अनक्रेडिटेड आइटम, मेन वर्ड क्या है? ये अनक्रेडिटेड आइटम. माने देखो, एक्चुअली हमारे पास 2 बुक्स हैं. एक तो है हमारे पास कौन सा? कैश बुक, और दूसरा कौन सा है हमारे पास? बैंक स्टेटमेंट. तो कुछ आइटम दे आर डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड और पेड इनटू द बैंक. ये कौन सा अमाउंट है? डिपॉजिटेड और पेड इनटू द बैंक. These items occurred too close to the cut-off date of the bank statement and so do not appear in the statement. They will appear in the next statement. जैसे सपोज कर लीजिए, अगर मैं इसका रीजन दूं आपको, लाइक चेक, check deposit on 30th March but cleared on 3rd April.
जैसे आप सपोज कर लीजिए 31 मार्च को बैंक से स्टेटमेंट लेकर आते हैं, आपने चेक डिपॉजिट किया 30 मार्च को, लेकिन वो चेक क्लियर हुआ, क्रेडिट हुआ। क्लियर मीन्स क्रेडिटेड। क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने उसको क्रेडिट कब किया? ऑन 3 अप्रैल। तो अगर मैं 31 मार्च को बैंक से स्टेटमेंट लेकर आऊं तो मेरी बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कम शो हो रहा होगा, बिकॉज मैंने चेक कब डिपॉजिट किया? 30 मार्च को, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट कब किया? 3 अप्रैल को। 31 मार्च की डेट को अगर मैं नोटिस करूंगा तो मेरी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। और मेरा अपना जो कैश बुक का बैलेंस है एज पर बैंक अकाउंट, वो क्या होगा? कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ रीजन हो गया अनक्रेडिटेड आइटम। अनक्रेडिट माने मैंने तो बैंक में मैंने तो मान लिया पैसा आ गया, लेकिन बैंक ने उसको अभी तक क्रेडिट नहीं किया। माने इसको अगर मैं और डिटेल करूं, सो दिस इज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने उसको अब तक क्रेडिट नहीं किया, so this is uncredited item, like जैसे चेक डिपॉजिट ऑन 30th मार्च but cleared on 3rd अप्रैल, और सपोज वी आर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑन मार्च 31st, तो मार्च 31st की डेट पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी बैंक स्टेटमेंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट माने डिपॉजिट प्लस। जब बैंक में कोई चीज क्रेडिट होता है तो उसका मतलब क्या है? पासबुक में वो प्लस हुआ है। डेबिट का मतलब पासबुक में वो माइनस हुआ। जैसा अगर चेक किसी पर्सन को हमने चेक नंबर का दिया और उसने अगस्त में ही उसको कैश निकालने की कोशिश कर दिया, तो कौन सा चाहिए? 6 मंथ्स का टाइम होता है। 6 मंथ्स का टाइम होता है। 6 मंथ्स के बाद अगर वो चेक जमा कराएगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा बैंक वाला। उससे पहले करा दे तो कर सकता है। अनक्रेडिटेड आइटम कौन सा आइटम है? अनक्रेडिटेड, नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ये मैं आपको बता चुका हूं अभी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अनप्रेजेंटेड चेक्स। दीज आर अनप्रेजेंटेड चेक एंड आल्सो स्टैंडिंग ऑर्डर्स। बेसिकली अगर मैं इसको और थोड़ा डिटेल करता हूं, नॉट डेबिटेड बाय बैंक, माने ये वो रीजंस हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था वो रीजन कौन सा था? नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। और ये कौन सा है? नॉट डेबिटेड बाय बैंक। दे आर चेक इशूड बाय द फर्म, check issued by the firm that have not yet been presented to its bank for payment. For example, हमने किसी को चेक इशू किया लेकिन बैंक में अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, माने वी एज्यूम दैट कि हमारे पास से पैसा जा चुका है, हमने अपना कैश बुक में से बैलेंस माइनस कर दिया, लेकिन क्योंकि वो अभी प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं है, माने हमारी बैंक अकाउंट में से वो पैसा, बैंक स्टेटमेंट में से पैसा माइनस नहीं हुआ, मींस नॉट डेबिटेड बाय द बैंक। ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है जो दोनों के बैलेंसेस को क्या कर रहा है? डिफरेंट कर रहा है। नाउ वी हैव सम स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स बेसिकली क्या होते हैं? हम बैंक को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या करते हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर मींस वी आर इंस्ट्रक्टेड टू द बैंक कि भाई आप ऐसा है, जब भी मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू हो तो उसी डेट को मेरे से बिना पूछे मेरे अकाउंट से आप उसको पे कर दीजिएगा। तो दीज आर सम स्टैंडिंग ऑर्डर्स, माने बैंक आपको रिमाइंड नहीं कराएगा। जैसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम की डेट आएगी या आपका सपोज जैसे मोबाइल फोन का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो बैंक जैसी ड्यू डेट आएगी तो वो बिल डायरेक्ट आपके अकाउंट से क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। दिस इज स्टैंडिंग ऑर्डर्स गिवन बाय बैंक, गिवन बाय फॉर्म टू द बैंक कि आप इस पैसे को हमारे अकाउंट से स्ट्रेट फॉरवर्ड डेबिट कर दीजिए।
और हमें कब कंफर्म्ड होगा? जब हम बैंक से स्टेटमेंट लेकर आएंगे। तो दीज आर सम रीजंस, दे आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द फर्म टू द बैंक टू मेक रेगुलर पेमेंट। ये जो आपके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें क्या हो गया? डेबिटेड बाय बैंक विदाउट confirming from customer। माने बैंक ने आपसे पूछेगा नहीं, बैंक वाला, आपने एक बार उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि आप मेरे से कंफर्म मत कीजिए बार बार, जैसे ही वो चेक आए या मेरी पेमेंट ड्यू हो तो बिना पूछे मेरे अकाउंट से उस बिल की पेमेंट कर दीजिए। So these are standing instructions given by customer to the bank। तो लाइक सपोज जैसे बिल आएगा आपके अकाउंट से, वो पैसा क्या होगा? इमीडिएटली डेबिट हो जाएगा बिना पूछे। नहीं, सपोज आपको याद नहीं रहा कि मेरे को अकाउंट से माइनस करना है, माने आप अपनी कैश बुक में से उसको माइनस नहीं किया, लेकिन बैंक वाला इमीडिएटली उसको माइनस कर देगा। तो ये हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ रीजन हो। नेक्स्ट इज डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट इज आल्सो वही मीनिंग है वैसे इसका। डायरेक्ट डेबिट इज आल्सो दे आर पेमेंट मेड डायरेक्टली थ्रू द बैंक। स्टैंडिंग ऑर्डर वाला या बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस मीन्स क्या हुआ? बैंक ने आपसे कुछ चार्ज किया, तो कोई बैंक अपने सर्विसिंग चार्ज करता है आपसे, तो जैसे ही बैंक आपसे चार्ज करेगा वो आपके अकाउंट को क्या करेगा? डेबिट कर देगा। लेकिन एक्चुअल में हमें वो बाद में कंफर्म हुआ कि बैंक ने हमसे कुछ चार्ज किया है, तो ऑलरेडी अकाउंट पूरा डेबिट हो चुका है। तो दिस इज आल्सो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या जो भी है। माने ड्यू टू दिस रीजंस मेरा जो बैलेंस है वो बैंक स्टेटमेंट से वेरी कर रहा है। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है कि डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे कट गए, वो कोई भी सेंस हो सकता है, या बैंक ने कुछ चार्ज किया आपसे, एटीएम चार्ज, सर्विस चार्ज, चेक डिसऑनर चार्ज या ईयरली चार्ज, कोई भी हो सकता है। तो जैसे ही बैंक आपसे चार्ज करेगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके अकाउंट में से उस पैसे को माइनस कर देगा। और हमें कब चलेगा पता? बाद में, जब हम बैंक से स्टेटमेंट लेकर आएंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनके कारण हमारी जो कैश बुक का बैलेंस है वो क्या कर रहा है? पासबुक के बैलेंस से डिफरेंस कर रहा है। नाउ डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब है कि जैसे हमने किसी पार्टी से पैसे लेने और हमने उसका चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, बट उस पार्टी के पास अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया, जिसका हमें पता नहीं चला। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम तो ये मान चुके हैं कि पैसा उस पार्टी का आ चुका है, हम अपनी कैश बुक को इंक्रीज कर चुके हैं, लेकिन जो हमारी पासबुक का बैलेंस है वो अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ ड्यू टू डिसऑनरिंग ऑफ चेक। तो दे आर चेक डिपॉजिटेड बट subsequently returned by the bank due to the failure of the drawer। ठीक है, जिसका वो चेक था वो उसकी पेमेंट नहीं हो पाई है, इसलिए वो चेक क्या होगा? रिटर्न बाय द बैंक। और जैसे ही चेक रिटर्न होगा वो आपके अकाउंट को माइनस, मतलब आपके अकाउंट में उसको प्लस तभी करेगा जब पैसा आएगा। जब तक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा वो चेक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं माना जाएगा। तो चेक डिपॉजिट हम तो मान रहे हैं पैसा आ गया, बट सब्सिक्वेंटली बाद में रिटर्न बाय द बैंक ड्यू टू द फेलियर ऑफ द ड्रॉयर टू बैंक, ड्रॉयर टू पे। जैसे मिस्टर एक्स ने आपको चेक दिया और हमने उस चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन मिस्टर एक्स के अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो पैसे हमारे अकाउंट में प्लस नहीं हो पाए। दिस इज फेलियर ऑफ द ड्रॉयर टू पे। तो हम तो ये मान रहे हैं कि पैसा आ गया, बट एक्चुअल में हमारी बैंक स्टेटमेंट में अभी तक पैसा नहीं आया। दिस इज आल्सो रीजन। तो उसके बाद क्रेडिट ट्रांसफर और डायरेक्ट क्रेडिट, ये क्या होता है बेसिकली?
जैसे डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे प्लस कर दिए, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो जैसे ही बैंक आपको इंटरेस्ट देगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करेगा, उस इंटरेस्ट को आपके अकाउंट में प्लस कर देगा। या जैसे आपने कहीं से इंटरेस्ट मिला, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उसका इंटरेस्ट आया, शेयर्स का डिविडेंड आया, तो कोई भी हो सकता है रीजन जिसमें डायरेक्ट क्रेडिट बाय द बैंक, माने बैंक ने आपके बैंक स्टेटमेंट में उस पैसे को प्लस कर दिया, लेकिन हमें अभी कंफर्मेशन नहीं मिला उसका। हमें कब चलेगा पता, जब हम बैंक स्टेटमेंट लेकर आएंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग हमारी जो कैश बुक का बैलेंस है वो डिफर कर रहा होगा फ्रॉम द बैलेंस ऑफ पासबुक। तो अगर हम देखें तो रीजंस ऑफ डिफरेंस कई हैं हमारे पास। नाउ इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, जैसे ही बैंक आपको इंटरेस्ट देगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करेगा, उस पैसे को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, लेकिन हमें इसका कंफर्मेशन बाद में मिलेगा। तो ये भी एक रीजन ऑफ डिफरेंस है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब ये होता क्या है, कैसे हम इसको बनाते हैं। तो पहले हमें हल्का सा कैश बुक और पासबुक का जो नेचर है उसको एक बार समझना पड़ेगा। कैश बुक का डेबिट मतलब क्या होता है, इंक्रीज। यहाँ पे कैश बुक का जो सेंस है, कैश बुक का सेंस यहाँ पे कौन सा है, कॉल बैंक कॉल है, माने कैश बुक का जो यहाँ पे सेंस जाएगा फॉर बैंक कॉलिंग, ठीक है। तो कैश बुक से हम बात कर रहे हैं खाली किसकी, बैंक कॉलिंग की। अगर बैंक कॉलिंग हमारा इंक्रीज होगा तो कैश बुक में क्या होगा, वो डेबिट होगा, और बैंक कॉलिंग डिक्रीज होगा तो कैश बुक में हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। माने डेबिट इंक्रीज होगा तो डेबिट, ठीक है, और डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट। क्लियर है। डिक्रीज की सेंस में क्या होगा, ये आपका क्रेडिट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी डेबिट का मतलब क्या है, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, और क्रेडिट मींस डिक्रीज इन बैंक बैलेंस। लेकिन अगर यही बात अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो बैंक स्टेटमेंट में इसका रिवर्स रूल चलता है। बैंक डेबिट करेगा अगर डिक्रीज होगा तो, माने हमारी जो अपनी कैश बुक है और जो हमारे पास क्या है बैंक स्टेटमेंट, दोनों में डिफर है। अगर हमारी कैश बुक के अंदर डेबिट इंक्रीज होता है तो पासबुक के अंदर क्या होगा, क्रेडिट इंक्रीज होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रेडिट मतलब क्या होगा इसका, इंक्रीज, और डेबिट मतलब क्या था, डिक्रीज। ये आपको बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझना है, और नहीं तो ये स्टेटमेंट आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। माने हमारी कैश बुक में डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज, लेकिन पासबुक में क्रेडिट इंक्रीज, डेबिट डिक्रीज, और जो डिफरेंस आता है वो बैलेंस के रूप में हमारी बैंक स्टेटमेंट में शो होता रहता है। क्लियर पॉइंट। तो दो बुक हो गई हमारे पास, कैश बुक एज वेल एज पासबुक। तो जब भी हम रिकॉन्साइल करेंगे तो हम, अगर हमने कोई चेक डिपॉजिट किया तो हम कहाँ डालेंगे उसको, अपनी कैश बुक के डेबिट साइड में, और जब वो चेक क्लियर हो जाएगा तो फिर वो पासबुक में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर हम अपनी बैंक स्टेटमेंट को, बैंक अकाउंट को इंक्रीज करेंगे तो डेबिट लिखेंगे, लेकिन वही साइमल्टेनियसली बैंक स्टेटमेंट में कहाँ आना चाहिए, क्रेडिट साइड। और यदि हम अपनी स्टेटमेंट में क्रेडिट करेंगे, अपनी कैश बुक में क्रेडिट करेंगे, तो साइमल्टेनियसली वो पासबुक में कहाँ होना चाहिए, डेबिट साइड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कैसे हम इसको बनाएंगे। तो ये तो मैं खैर आपको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चेक द बैंक स्टेटमेंट एंड द कैश बुक टू सी द आइटम्स विच हैव बीन omitted। इसमें एक तरीका होता है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है हम उसी एस्पेक्ट से क्लियर करेंगे। जैसे आप बैंक गए और वहां से अपनी बैंक स्टेटमेंट को लेकर आए,
ठीक है, आप 31 मार्च को बैंक गए और आपने बैंक वाले से अपनी बैंक स्टेटमेंट ले ली, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन से आइटम है जो हमारी बुक में अभी तक ओमिटेड है। मतलब ये हुआ कि अगर बैंक ने कुछ चार्ज किया है या कोई बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने किसी भी सेंस में कुछ डेबिट या क्रेडिट किया है, जैसे बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो उसने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। बैंक ने आपसे चार्ज किया तो डेबिट किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन आइटम्स को पकड़ना है जो आइटम हमारी बुक में अभी तक क्या है, ओमिटेड है, हमने उसको अप टू डेट नहीं किया। तो उन ओमिटेड आइटम्स को लेकर पहले हम क्या करेंगे, अपडेट द कैश बुक विद एनी ओमिशन एंड एरर मेड बाय द इटसेल्फ। माने वो सारी बातें जो हमें खुद कर लेना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट को देखकर अपनी कैश बुक को हम क्या करेंगे, पहले अपडेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो वो बैंक स्टेटमेंट में कहाँ शो हो रहा होगा, क्रेडिट साइड में। तो हमें अपनी कैश बुक में डेबिट में इंटरेस्ट को शो कर देना चाहिए। माने वो सारी बातें जो पासबुक को देखकर हमें पता चल रही है कि भाई बैंक ने डेबिट किया है, बैंक ने क्रेडिट किया है, तो हमें या कोई एरर है, मतलब अमाउंट का डिफरेंस हमने कुछ गलती डाल दिया, तो जो मिस्टेक्स हमें अपनी बुक्स में अपडेट कर देनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसको अपनी बुक में अपडेट करेंगे। और उसके बाद क्या बन जाएगा, उसके बाद फिर हम बनाएंगे वो जो अपडेट नया बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को लेकर हम क्या बनाएंगे, फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो ओमिटेड को कवर किया कि कौन कौन से ओमिशन है, उस ओमिशन के बेसिस पर अपनी कैश बुक को क्या किया, हमने अपडेट किया, और उस अपडेट कैश बुक की हेल्प से फिर हम आगे जाएंगे और क्या बनाएंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कैसे, ये एग्जांपल्स आप एक बार कॉपी पे नोट कीजिए, क्योंकि मैं स्क्रीन चेंज करूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ये। और फिर हम इस एग्जांपल की हेल्प से बैंक स्टेटमेंट को बनाकर देखेंगे कि हाउ विल बी प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। आपको ये एक कंपनीज कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, माने कैश बुक का जो बैंक वॉल्यूम है वो आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। दिसंबर 1 को दिस इज योर बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद डब्ल्यू ली को आपने डेबिट किया, टी चोंग को डेबिट किया, एस सिन को आपने डेबिट किया। क्रेडिट क्या किया, के कॉन्ग, के वोंग, सी क्वॉक, एम टेंग, दीज आर द पर्सन्स जिनको आपने क्रेडिट किया। डेबिट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, दीज आर प्लस, ये क्या है आपका प्लस साइड है, एंड दिस इज योर माइनस साइड। ठीक है, तो जब हम इनको प्लस करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि इन लोगों से हमारे पास पैसे आ गए, हमने इन सभी के चेक बैंक में डिपॉजिट किए होंगे और ये पैसे हमारे पास आ गए। और माइनस का मतलब ये हुआ कि इन लोगों को हमने चेक इशू किया होगा और उसके बदले में हमने इनको पेमेंट कर दिया। तो प्लस का मतलब पैसा आया इन लोगों से, और माइनस का मतलब इन पर्सन्स ने हमें पैसा दिया, सॉरी हमने इनको पैसा दिया। ये डेबिट मीन्स के हमारे पास इन पर्सन से पैसा आया, और क्रेडिट मीन्स इन लोगों ने या इन पर्सन्स ने हमें पैसा दिया। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन था आपका 2800, 1000 डेबिट, 2000 डेबिट, 1400 डेबिट, क्रेडिट किया 1600, 700, 100, एंड बैलेंस ऑन 31st ऑफ दिसंबर इज 4800। कितना बैलेंस है आपका, 4800। नोट कर लिया आपने सबने। एंड द बैलेंस इज 4800। नेक्स्ट पॉइंट, और सपोज कर लीजिए ये आपका बैंक स्टेटमेंट है, दिस इज योर बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम दिसंबर 1 to 31st ऑफ दिसंबर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शो हो रहा है, दिस इज 15
70, लेकिन जो हमारा कैश बुक का बैलेंस था दिस इज 4800। माने हम तो ये मान रहे हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं 4800, लेकिन जो हमारी बैंक स्टेटमेंट है वो बैलेंस शो कितना कर रही है आपका 1570। तो हमें वो सारे रीजंस फाइंड आउट करने हैं कि भाई इन दोनों बुक्स के बैलेंसेस डिफरेंट क्यों कर रहे हैं आप। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए ताकि फिर इसको हम डिस्कस कर सकें। अभी हमने क्या बनाया था पहले कैश बुक का, और अब क्या देखा हमने बैंक स्टेटमेंट। तो ये जो हमारा 1570 का बैलेंस है और जो हमारी कैश बुक में बैलेंस है वो दोनों अलग अलग बैलेंस है। तो हमें इन दोनों बैलेंस को आपस में क्या करना है, रिकॉन्साइल करना है और वो सारे रीजंस को फाइंड आउट करना है कि वो रीजंस ऑफ डिफरेंसेस क्या क्या है। क्लियर है? जब आप प्रैक्टिकली कई काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो ऐसे ही आपको बैंक स्टेटमेंट मिलेगा और ऐसे ही आपका कैश बुक या बैंक वॉल्यूम प्रिपेयर्ड होगा। तो हमें इन दोनों की हेल्प से पहले अपना कैश बुक को अप टू डेट करना है। क्या सबसे पहले क्या करना है, कैश बुक को अपडेट करना है, और उसके बाद अपडेटेड कैश बुक की हेल्प से क्या बनाना है आपको, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये चेक डिपॉजिट है और ये क्रेडिट भी हो चुका है। ये चेक नंबर डेबिट हुआ है, ये चेक डिपॉजिट हुआ है। तो ये सारी एंट्री जो है वो चेक की है, डिसऑनर्ड चेक की एंट्री है। सर्विस चार्ज, बैंक ने आपसे 30 रुपये का सर्विस चार्ज लिया। ऑटो पे माने कोई रेंट है जो हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो हमारी इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर बैंक ने उसको डेबिट किया हुआ है रेंट को। ये कोई चेक था जो हमने इशू किया होगा 700 रुपये का और वो डेबिट है। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया 50 रुपये का, बैंक ने क्रेडिट ट्रांसफर किया, आपको कमीशन मिला 300। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा भाई ऐसी कौन कौन सी एंट्री है जो हमें बैंक स्टेटमेंट को देखकर अपनी बुक में अपडेट करना है। तो अगर हम नोटिस करें तो एक तो ये सर्विस चार्ज वाला एंट्री हो गया, ऑटो पे रेंट हो गया, बैंक इंटरेस्ट हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया और आल्सो डिसऑनर्ड ऑफ चेक। तो ये वो एंट्रीज हैं जो हमें बैंक स्टेटमेंट को देखने के बाद पता चलेंगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो एरर्स पॉइंट्स थे, माने जो डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू एरर और ड्यू टू ओमिशन, अब इस बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक की हेल्प से सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे कैश बुक अमेंडेड। ये हमारा कैश बुक का बैंक वॉल्यूम था। तो ये जो आपका चेक था कौन से वाला 1400 रुपये का एस-सिन का, ये क्या है, अनक्रेडिटेड है, डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। ये जो 1000 और 2000 वाले चेक थे, अगर मैं इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखूं तो ये 1000 रुपये का और 2000 रुपये का चेक हमारा मैच कर रहा है। माने हमने डिपॉजिट किए थे और इन दोनों चेक का पैसा हमारे पास बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट साइड में आ रहा है। लेकिन ये जो थर्ड चेक है कौन से वाला, एस-सिन वाला, ये अभी तक स्टेटमेंट में नहीं आया। तो ये चेक कौन सा हो गया, डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखूं तो दिस इज डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। कौन सा है ये, डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। क्लियर। ऐसे ही ये जो M10 वाला चेक है 100 रुपये का, एक बार दोबारा देखते हैं स्टेटमेंट को। जो हमारे अकाउंट से क्रेडिट हुआ है, माने डेबिट कौन कौन सा हुआ था, 1600 वाला चेक और ये डिसऑनर्ड चेक है, और चेक नंबर 1600 और 700 वाला चेक हो चुका है। तो थर्ड चेक कौन सा बच गया था, ये 100 रुपये वाला। ये चेक को बोलेंगे इशूड बट नॉट प्रेजेंट। तो ऐसे हमें दोनों बुक्स को आपस में कंपेयर करके देखना पड़ेगा
कि भाई कौन सा डिपॉजिट है, कौन सा इशू बट नॉट प्रेजेंट है। तो दो चेक हमें मिल गए, एक तो एस सिन वाला डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, और दूसरा एम टैंग वाला इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। उसके बाद हम देखेंगे भी ऐसी कौन कौन सी एंट्री हैं जो हमें देखकर अपनी कैश बुक को अप टू डेट करना है। तो हमारे पास एंट्री नंबर सर्विस चार्ज का आया, ऑटो पे का आया। तो दीज आर टू एंट्रीज जो डायरेक्ट क्या हो रहा है, डेबिटेड बाय द बैंक। और ये जो आपका बैंक चार्जेस है, सॉरी सर्विस चार्ज, ऑटो पे रेंट, ठीक है, दोनों क्या है, बैंक चार्जेस और डेबिटेड बाय द बैंक। और ये जो आपका एंट्री नंबर डायरेक्ट डेबिट है, ठीक है, दोनों एंट्री डेबिट है। तो इनको देखना पड़ेगा कौन कौन सी एंट्री, सर्विस चार्ज वाली, ऑटो पे रेंट वाली, और बैंक इंटरेस्ट क्या है आपका, क्रेडिट बाय द बैंक। तो हमें पहले इन एंट्रीज को देखकर, और दूसरा क्या है, क्रेडिट ट्रांसफर, कमीशन रिसीव। तो इन चारों एंट्री को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक में अप टू डेट करना पड़ेगा। कमीशन रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, रेंट। तो पहले हमने इन बुक्स को अपनी बुक में एंटर कर दिया, और जो डिसऑनर्ड चेक था वो भी डाल दिया, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। क्योंकि ये एंट्री हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट को देखकर अपनी कैश बुक में अपडेट कर लेना चाहिए। तो जब आप बैंक स्टेटमेंट लेकर आओगे तो आप क्या देखोगे, जो एरर्स वाली एंट्रीज हैं और दूसरी कौन सी, ओमिशन वाली एंट्री। उन दोनों को देखकर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक को अपडेट करना पड़ेगा। और उसके बाद 2870 का हमारे पास नया बैलेंस अपीयर हो गया। अब इस बैलेंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन में जो करेक्टेड बैलेंस है वो कितना हो गया आपका, 2870। दिस इज योर करेक्टेड बैलेंस। ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक। दिस इज योर फाइनल स्टेप। 2870 का आ गया, जो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट है उसको प्लस करेंगे, लेस करेंगे डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड, नॉट येट एंटर्ड या नॉट येट क्लियर्ड 1400। तो ये आपका बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट अपीयर हो गया, जो हमें शो करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, अमेंडेड कैश बुक। और अमेंडेड कैश बुक को बनाकर हमने जो ओमिशन वाली मिस्टेक्स थी और जो एरर्स थे पहले वो कवर किए। तो खाली एक इफेक्ट बाकी बच गया, कौन सा, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर कौन सा फैक्टर है कि भाई आज नहीं तो कल अपने आप दोनों आपस में रिकॉन्साइल टैली हो जाएंगी। तो बस वही डिफरेंस हमारे पास बचने चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब इसमें जो डेबिट और क्रेडिट करने का रूल है, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बेसिकली हैं क्या। When we start from, देखिए प्लीज बैलेंस एज पर, when we start from बैलेंस एज पर कैश बुक, when we start from बैलेंस एज पर कैश बुक। सपोज कर लीजिए आपने कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया, तो रीजंस ऑफ डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा कि वाई भी हम उसको डेबिट या क्रेडिट क्यों करेंगे। इफ
ड्यू टू ट्रांजैक्शन, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है, बैलेंस ऑफ कैश बुक is more in compare of balance of passbook, then deduct this item, then deduct this item. ठीक है, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से पासबुक का बैलेंस इन कंपेयर ऑफ कैश बुक बैलेंस ज्यादा है तो डिडक्ट दिस आइटम। कैश बुक का बैलेंस कंपैरेटिवली पासबुक से ज्यादा है तो उस आइटम को क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा, डिडक्ट दिस आइटम। क्लियर है? व्हेन बैलेंस ऑफ, इफ ड्यू टू ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ कैश बुक, अगर कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कंपेयर ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, उस आइटम को लेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, आइटम चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। तो हम जैसे ही चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पासबुक का बैलेंस क्या है, कंपैरेटिवली कम है। तो ड्यू टू दिस आइटम बैलेंस ऑफ कैश बुक इज मोर इन कंपेयर ऑफ बैलेंस ऑफ पासबुक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आइटम को डिडक्ट करना पड़ेगा। और इसका रिवर्स देखते हैं, रिवर्स लॉजिक। इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, if due to transaction balance of cash book is less than in compare of balance of passbook, तो क्या करेंगे, add this item। ठीक है, अगर रिवर्स है, बैलेंस ऑफ कैश बुक कम है इन कंपेयर ऑफ बैलेंस ऑफ पासबुक, then add this item like check issued but not presented for payment। क्लियर है? तो these are some reasons, मैंने दो बातें लेके चलना है। यदि किसी भी ट्रांजैक्शन से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया फ्रॉम बैलेंस एज पर कैश बुक और कैश बुक का बैलेंस कंपेरेटिवली ज्यादा है, इफ ड्यू टू ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ कैश बुक इज मोर इन कंपेयर ऑफ बैलेंस ऑफ पासबुक, तो क्या करेंगे, उस आइटम को डिडक्ट करेंगे। लाइक जैसे एग्जांपल था चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। और अगर इसका कन्वर्स है, ड्यू टू ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ कैश बुक इज लेस देन कंपेयर ऑफ बैलेंस ऑफ पासबुक, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड दिस आइटम, उस आइटम को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमने थोड़ा डिस्कस किया बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब कुछ एग्जांपल्स इसके को ट्राई कीजिएगा आप लोग जो भी हैं, फिर इसको देखते हैं नेक्स्ट टाइम।